करंट कब आएगा? जब चार्जेस मूव करेंगे। चार्जेस मूव कैसे करते हैं? जब उनका डिफ्यूजन या ड्रिफ्ट होता है। डिफ्यूजन या ड्रिफ्ट टर्म्स क्या हैं, ये हम पिछली वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं, आप जाके देख सकते हैं। डिफ्यूजन करवाने के लिए आपको क्या करना होगा? आपको कुछ नहीं करना होगा, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से है पार्टिकल्स का हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जो मूवमेंट है ये अपने आप होगा। बाहर से कोई एक्सटर्नल एड की ज़रूरत नहीं है। टेम्परेचर प्रेशर वगैरह डिसाइड करेंगे, आपको मतलब चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ड्रिफ्ट करवाने के लिए आपको क्या करना होगा? बाहर से एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करनी पड़ेगी। वो आप कैसे देंगे? बाहर से एक्सटर्नल वोल्टेज सप्लाई देके। तो उससे क्या होगा? कैटायंस कैथोड की तरफ मूव करेंगे और अनायंस एनोड की तरफ मूव करेंगे। ये सब हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं? क्योंकि आज हम बहुत ही बोरिंग टॉपिक पे इंटरेस्टिंग बात करने वाले हैं, द आयनाइजेशन चैम्बर्स। तो अब हम एक वॉल्यूम में गैस कंसीडर करते हैं और उस गैस का स्टेडी स्टेट इरेडिएशन हो रहा है। इरेडिएशन मतलब एक्सपोजर टू रेडिएशंस। रेडिएशंस फॉल कर रही हैं उस गैस में और स्टेडी स्टेट है, इसका मतलब टाइम के साथ इरेडिएशन कम ज़्यादा नहीं हो रहा, एक फिक्स्ड अमाउंट का ही है हमेशा। तो उससे क्या होगा? आयन पेयर्स बनेंगे। आयन पेयर्स क्या? इलेक्ट्रॉन्स और उसी गैस का पॉजिटिव आयन जिसे हम कैटायन कहते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन मिलके आयन पेयर कहलाते हैं। ठीक है, तो आयन पेयर्स बनेंगे और उससे क्या होगा कि जो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ दिस आयन पेयर्स दैट विल बी कांस्टेंट। एक्सपोजर हुआ, आयन पेयर्स बनेंगे और उनके बनने का भी रेट कांस्टेंट होगा, क्योंकि एक्सपोजर चेंज नहीं हो रहा टाइम के साथ, फिक्स्ड अमाउंट का ही है। तो फिक्स्ड अमाउंट ऑफ आयन पेयर्स ही बनते जाएंगे। ठीक है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आयन पेयर्स इज कांस्टेंट। अब आपने क्या करना है? अब इस गैस वॉल्यूम का एक छोटा सा पार्ट आप टेस्ट करोगे, तो वो टेस्ट वॉल्यूम कहलाएगा। उस गैस में से एक छोटा सा पोर्शन कंसीडर किया जो उस पर्टिकुलर टेस्ट वॉल्यूम में आयन पेयर्स बने। द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आयन पेयर्स विल बी इक्वल to the rate at which ion pairs are lost from that particular test volume। जो आया है सो जाएगा, जो नहीं आया सो नहीं जाएगा। जितना बना है उतना ही खो जाएगा, कुल मिला के तो यहाँ से कुछ नहीं ले जाएगा। ठीक है, तो आयन पेयर्स का लॉस किस मैकेनिज्म से हो सकता है? उस टेस्ट वॉल्यूम में से आयन पेयर्स निकल कैसे सकते हैं? मतलब अगर तो आयन पेयर्स रिकम्बाइन कर जाएं, रिकॉम्बिनेशन हो जाए, तो न्यूट्रल गैस एटम बन जाएगा, न्यूट्रल गैस एटम या मॉलिक्यूल। तो उससे क्या होगा? आयन पेयर्स जो हैं वो आयन पेयर्स की आइडेंटिटी ख़त्म हो रही है। दूसरा मैकेनिज्म क्या हो सकता है? डिफ्यूजन, की जो चार्जेस हैं कैटायन या इलेक्ट्रॉन्स या अनायंस, ये उस वॉल्यूम से, उस टेस्ट वॉल्यूम से कोलाइड इधर उधर करते करते निकल जाएं। तो ये दो मैकेनिज्म से जा सकते हैं। तो सपोज़ कि अब आप मान लो कि रिकॉम्बिनेशन नेग्लिजिबल है और आप चार्जेस सारे एफिशिएंटली कलेक्ट करवा पा रहे हैं। रिकॉम्बिनेशन अगर नेग्लिजिबल है तो यही मैकेनिज्म जो है वो आपको इंटरप्ट कर रहा था अपने चार्जेस कलेक्ट करने में, क्योंकि चार्जेस कंबाइन होकर आपस में न्यूट्रल गैस एटम या मॉलिक्यूल बना रहे थे। तो आपने ये प्रोसेस नज़रअंदाज कर दिया, तो उससे क्या होगा? आपको एक स्टेडी स्टेट करंट मिलेगा। स्टेडी स्टेट करंट मिलेगा जो कि एग्जैक्ट आपको क्या बताएगा? रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आयन पेयर्स विद इन द वॉल्यूम ऑफ द गैस। क्यों? क्योंकि स्टेडी स्टेट इरेडिएशन हो रहा है, टाइम के साथ रेडिएशंस चेंज नहीं कर रही हैं। उतनी ही रेडिएशंस अगर हमेशा फॉल कर रही हैं उस एक्टिव गैस वॉल्यूम में, तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आयन पेयर्स भी कांस्टेंट है। अगर आयन पेयर्स का फॉर्मेशन का रेट कांस्टेंट है तो जो करंट मिलेगा वो भी तो एक फिक्स्ड अमाउंट का मिलेगा, जिसे हम स्टेडी स्टेट करंट कह रहे हैं। तो वो जो करंट होगा उसको आप मेजर करके पता कर सकते हैं कि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आयन पेयर्स क्या है, जो कि एक कांस्टेंट है। तो इस आयनाइजेशन करंट का मेजरमेंट इज़ द बेसिक प्रिंसिपल बिहाइंड डीसी आयन चेम्बर्स। तो बेसिक कंस्ट्रक्शन की अगर हम बात करें, बेसिक एलिमेंट्स किसी भी आयन चेम्बर के क्या होंगे कि आपको एक फिल गैस होगी। ठीक है, एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में आपको फिल गैस होगी डिटेक्टर की, और जो कैथोड और एनोड हैं वो रिस्पेक्टिव जो इलेक्ट्रोड्स हैं वो आप बाहर
कनेक्ट कर देंगे किससे, एक्सटर्नल वोल्टेज सप्लाई से, और इस एक्सटर्नल वोल्टेज सप्लाई से आप इस गैस वॉल्यूम में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या होगा, जो भी रेडिएशन जब फॉल करेंगी उससे जो गैस में आपके आयन पेयर्स बन रहे हैं उन आयन पेयर्स का collection हो जाएगा towards the respective electrodes. Cations will move towards the cathode, anions will move towards the anode. Anions और electrons, तो नेगेटिव चार्जेस आपके एनोड की तरफ और पॉजिटिव चार्जेस आपके कैथोड की तरफ। तो जो करंट फ्लो करेगा इस एक्सटर्नल सर्किट में वो आप कैसे मेजर कर सकते हो, एक एमीटर लगा दो, तो एमीटर से आपको जो आयनाइजेशन करंट है वो मिल जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू द करंट कलेक्टेड एट द इलेक्ट्रोड्स। तो करंट वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे होंगे, तो आपको पता है कि अगर आप बाहर से एक्सपोजर ऑफ रेडिएशंस कम दे रहे हैं, गैस के अंदर रेडिएशंस कम फॉल कर रही हैं, तो ऑब्वियसली जो आयन पेयर्स हैं चार्जेस कम होंगे और फिर उनके जो मूवमेंट से, फ्लो से जो करंट प्रोड्यूस होगा वो भी कम होगा। तो लो इरेडिएशन रेट वाला जो ग्राफ है वो लो लाई कर रहा है। हाई इरेडिएशन रेट में ऑब्वियसली चार्जेस भी ज़्यादा होंगे और उनके कलेक्शन से जो करंट प्रोड्यूस होगा वो भी ज़्यादा होगा। तो एक तो ये डिफरेंस है। बाकी अब हम डिस्कस करते हैं कि इसकी शेप ऐसी क्यों है। जो ग्राफ की दोनों में शेप है कि सबसे पहले वो करंट ज़ीरो है, फिर धीरे धीरे वो बढ़ रहा है, उसके बाद कांस्टेंट होता जा रहा है, बियॉन्ड अ सर्टेन वोल्टेज ये राइज नहीं कर रहा। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसी क्यों है, लेट अस टॉक अबाउट दैट। तो सबसे पहला केस होगा जब आपकी अप्लाइड वोल्टेज इनिशियली ज़ीरो है। तो ये जो ग्राफ का स्टार्टिंग पॉइंट है, अगर V यहाँ पे ज़ीरो है तो आपने देखा करंट भी ज़ीरो है। ये क्यों है, क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड विद इन द गैस एग्जिस्ट नहीं करेगी जब बाहर से वोल्टेज ही नहीं दे रखी है आपने। तो क्या होगा, इरेडिएशन अगर हुआ उसके वजह से जो भी आयन पेयर्स बने, जो भी चार्ज बना यहाँ पे, तो वो अपने अपने इलेक्ट्रोड्स की तरफ मूव नहीं कर रहा, रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स की तरफ। तो जो भी बना वो इधर रिकम्बाइन कर जाएगा, रिकॉम्बिनेशन हो जाएगा, या चार्जेस डिफ्यूज़ कर जाएंगे। उनका कलेक्शन टुवर्ड्स द रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स नहीं हो पाया, जिसके कारण कोई भी करंट आपको नहीं मिलेगा एक्सटर्नल सर्किट में। तो तभी ये जो ग्राफ का स्टार्टिंग पॉइंट है कि वोल्टेज ज़ीरो पे इनिशियली करंट ज़ीरो है। नेक्स्ट आप क्या करेंगे, वोल्टेज को धीरे धीरे बढ़ाएंगे। वोल्टेज के बढ़ाने का क्या मतलब है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ेगी। तो वोल्टेज जैसे इंक्रीज़ करी तो उसका वजह से क्या होगा, जो इनिशियली रिकॉम्बिनेशन प्रोसेसेस थे, क्या होगा वो कॉल्यूमिनार रिकॉम्बिनेशन। कॉल्यूमिनार रिकॉम्बिनेशन क्या होता है, इसके बारे में भी वीडियोस पहले बन चुकी हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप इसको भी जाके देख सकते हैं। तो कॉल्यूमिनार रिकॉम्बिनेशन को सप्रेस अगर हम करेंगे तो उसका मतलब क्या हुआ, हमने किसी ऐसे मैकेनिज़्म को रोका जिसकी वजह से ओरिजिनल चार्ज कम हो रहा था। तो अगर हमने ये चीज़ होने से बचा ली तो ऑब्वियसली हमारा करंट इंक्रीज़ कर जाएगा। तो कॉल्यूमिनार रिकॉम्बिनेशन को सप्रेस करेगा ये चीज़, वोल्टेज का ज़्यादा होना, इलेक्ट्रिक फील्ड का ज़्यादा होना। तो ग्राफ जो है स्लोली स्लोली राइज कर रहा है विद अप्लाइड वोल्टेज, करंट इंक्रीज़ कर रहा है। ग्रेजुअली अगर आप और ज़्यादा बढ़ाते जाएंगे तो उससे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी और बढ़ती जाएगी। तो उसके बाद फिर आप वॉल्यूम रिकॉम्बिनेशन को सप्रेस करेंगे। कैसे, क्योंकि जो इंक्रीज़ इन इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ जो चार्जेस हैं उनकी जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो भी बढ़ती जाएगी। वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का बढ़ना मतलब कि फ्रॉम द पॉइंट ऑफ फॉर्मेशन टू द पॉइंट ऑफ कलेक्शन ऑफ द चार्ज, जो कि कहाँ होना है, इलेक्ट्रोड पे, उसके रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड पे। बहुत जल्दी कोई भी चार्ज अपने इलेक्ट्रोड की तरफ पहुँच गया तो उसकी वजह से जो इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ चार्जेस है वो कम हो गया। कि मतलब विद इन द एक्टिव वॉल्यूम ऑफ द गैस आपको चार्जेस ज़्यादा नहीं मिलेंगे, ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ चार्जेस नहीं होगी, क्योंकि जल्दी जल्दी पहुंच जाएंगे अपने अपने रास्ते, क्योंकि जल्दी पहुंच जाएंगे अपने अपने इलेक्ट्रोड्स की तरफ। तो उसकी वजह से क्या होगा, जो भीड़ में रिकम्बाइन करने के चांस होते थे आयंस के विद इन द एक्टिव वॉल्यूम ऑफ द डिटेक्टर रिकम्बाइन करने के, वो भी घट गए। बेसिकली चार्जेस जब इनिशियली
आसपास थे एक कॉलम की तरह, तो भी आपने उनको एक दूसरे की तरफ रिकम्बाइन होने से रोक लिया, और उसके बाद जब वो वॉल्यूम में थे तब भी आपने अपोजिट चार्जेस को आपस में रिकम्बाइन होने से रोक लिया। तो इससे क्या होगा कि आपने वो सारे प्रोसेसेस कॉल्यूमिनार और वॉल्यूम रिकॉम्बिनेशन जो कि एक्चुअल में आपका ओरिजिनल चार्ज डिक्रीज़ करवा रहे थे, आपने वो प्रोसेसेस सप्रेस कर दिए, जिसकी वजह से क्या होगा, जिसकी वजह से आपका करंट इन्हांस हो जाएगा, करंट इंक्रीज़ करेगा। तो वही आपको ये ग्राफ में दिख रहा है। तो आपका मेजर्ड करंट है इंक्रीज़ करेगा विद अप्लाइड वोल्टेज। देखो अब अगर हमने वोल्टेज इतनी बढ़ा दी बाहर से कि एक पॉइंट आ गया कि हमने ये जो रिकॉम्बिनेशन है ये नेग्लिजिबल अमाउंट की कर दी, हमने इतनी एक्सटर्नल फील्ड सप्लाई करवा दी कि ये ख़त्म हो गए प्रोसेसेस, तो उससे क्या होगा, उससे अब आपके ऐसे मैकेनिज़म्स जो कि दिक्कत दे रहे थे वो सब ख़त्म होने से आपको जो करंट है वो कांस्टेंट अमाउंट का मिल जाएगा हमेशा। क्यों? एक वोल्टेज के बियॉन्ड आप देख रहे हैं आपका करंट इंक्रीज़ या डिक्रीज़ नहीं कर रहा, कांस्टेंट है। ये चीज़ क्यों है? क्योंकि मैंने कहा था हम बात कर रहे हैं स्टेडी स्टेट इरेडिएशन की। रेडिएशन जो है टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही, कम ज़्यादा नहीं हो रही, एक फिक्स्ड अमाउंट की है हमेशा। तो उससे क्या हो रहा है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आयन पेयर्स कांस्टेंट है, उतने ही आयन पेयर्स बनेंगे हमेशा। ठीक है, तो अगर आयन पेयर्स जितने बनने थे ऑलरेडी कलेक्ट हो गए हैं एक पर्टिकुलर वोल्टेज के आने पे, जितने भी मैक्सिमम बने थे ओरिजिनली वो सारे के सारे कलेक्ट हो चुके हैं। अब अगर आप वोल्टेज ज़्यादा दे रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो नंबर तो उतना ही रहा जितना हमेशा बनना है आयन पेयर्स का, करंट तो कांस्टेंट ही रहेगा क्योंकि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आयन पेयर्स इज कांस्टेंट। तो ये जो रीजन होगा इसको आयन सैचुरेशन रीजन कहते हैं। तो जैसे जैसे आपने वोल्टेज बढ़ाई करंट आपका कांस्टेंट होता चला गया, और ये ही वो रीजन है जिसमें आयनाइजेशन चैम्बर्स को ऑपरेट करवाया जाता है। तो ऐसी कंडीशंस जिसमें आपने वोल्टेज इस तरह की रखी है कि आपने रिकॉम्बिनेशन प्रोसेसेस नेग्लिजिबल कर दिए, इन कंडीशंस में अगर आप करंट मेजर करेंगे तो जो वो करंट की वैल्यू होगी दैट विल बी एग्जैक्ट मेजर ऑफ रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ओरिजिनल आयन पेयर्स क्रिएटेड बाय द रेडिएशंस विद इन द एक्टिव वॉल्यूम ऑफ द गैस। तो अगर आपको याद हो, मैंने पिछली वीडियोज़ में डिस्कस किया था कि अगर आपके पास किसी गैस में अनायंस, कैटायंस और इलेक्ट्रॉन्स हैं तो यहाँ पे कितने तरह के मैकेनिज़म्स हो सकते हैं जिससे ये चार्ज्ड स्पीशीज़ आपस में इंटरैक्ट कर सकते हैं गैस में। तो पहला अगर याद हो आपको तो चार्ज ट्रांसफ़र कोलिजन्स थे। उसमें क्या होगा, चार्जेस की अदला बदली हो रही थी लेकिन जो ओरिजिनल चार्ज था वो लूज़ नहीं हो रहा, उसका कोई लॉस नहीं हो रहा। तो दूसरा अगर मैकेनिज़्म है वो है इलेक्ट्रॉन अटैचमेंट का। इलेक्ट्रॉन अटैचमेंट की जो न्यूट्रल गैस एटम या मॉलिक्यूल है वो इलेक्ट्रॉन को अपने में अटैच करके खुद को नेगेटिव आयन बना ले, अनायन बन जाएगा। तो एक इलेक्ट्रॉन अटैचमेंट प्रोसेस था, इससे चार्ज लूज़ नहीं हो रहा लेकिन इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट हो गया। इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन का था वो कन्वर्ट हो गया इनटू अनायन। इससे क्या होगा, इससे चार्ज, इस मैकेनिज़्म में चार्ज ख़त्म नहीं हो रहा लेकिन एक स्पीशीज़ दूसरी स्पीशीज़ में कन्वर्ट होगी, इलेक्ट्रॉन अनायन में कन्वर्ट हो गया। तीसरा था रिकॉम्बिनेशन, जो कि आप कह रहे हैं ऑलरेडी हमने सप्रेस कर दिया है। रिकॉम्बिनेशन किस में हो सकता है, इलेक्ट्रॉन या कैटायन में या पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस ऑफ द गैस में। दो तरह के रिकॉम्बिनेशन हो सकते थे, ये सारे आपने सप्रेस कर दिए। और जो लास्ट है, लास्ट आपका मैकेनिज्म क्या हो सकता है, डिफ्यूजन की। जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो इधर उधर टकराता हुआ फ्रीली मूव कर रहा है विद इन द गैस, तो कुछ इस तरह का चार्ज लूज़ नहीं हो रहा, ये इधर उधर चलता फिरता अपने इलेक्ट्रोड की तरफ पहुंच जाएगा। तो ये मैकेनिज़म्स थे। तो इन चार मैकेनिज़म्स में आप कह रहे हैं रिकॉम्बिनेशन नेग्लिजिबल है, ठीक है। अब चार्ज ट्रांसफ़र से भी आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही क्योंकि चार्जेस की अदला बदली हो रही है। डिफ्यूजन में इलेक्ट्रॉन फ्री ही है, डिफ्यूजन में इलेक्ट्रॉन फ्री है। तो व्हाट अबाउट द लास्ट प्रोसेस जो कि है इलेक्ट्रॉन अटैचमेंट का। इलेक्ट्रॉन अटैचमेंट अगर आपका हो रहा है तो उससे आपका दिक्कत होगी या नहीं होगी, अनायन में कन्वर्ट हो गया। तो मैं कह रही हूँ कि जो सैचुरेटेड करंट है वो कांस्टेंट रहेगा
जब तक इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन की तरह ड्रिफ्ट करता चला जाएगा। तो डिफ्यूजन में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रॉन अटैचमेंट की, तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ इलेक्ट्रॉन अनायन में बन गया। अब आपको यहाँ से क्या समझ आ रहा है कि करंट मैं कह रही हूँ चेंज नहीं हो रहा। अब अगर आपको करंट का ड्रिफ्ट वेलोसिटी से रिलेशन याद हो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का करंट से रिलेशन याद हो, तो वो क्या होता है, I इज़ NaeVd। n क्या है, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नंबर डेंसिटी मतलब कि कितने नंबर हैं पर यूनिट वॉल्यूम। इनके यूनिट्स भी आपको, SI यूनिट्स आपको मैंने बता दिए, इनके SI यूनिट्स भी लिखे हुए हैं। अब अगर मैं एरिया को डिनोमिनेटर में ले जाऊँ तो मेरे पास करंट डेंसिटी आ जाएगी, करंट पर यूनिट एरिया। तो ये जो एक्सप्रेशन आएगा ये क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ चार्ज डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी ज़्यादा है आयंस से। मोबिलिटी क्या होती है ये भी हमने पिछली वीडियोस में डिस्कस कर लिया है, ठीक है। मोबिलिटी अगर ज़्यादा है आयंस से, 1000 टाइम्स ज़्यादा है, तो इसका मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी 1000 टाइम्स ज़्यादा है। अब अगर इलेक्ट्रॉन अनायन में कन्वर्ट हो रहा है तो इसका मतलब ये जो इस रिलेशन में जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है ये Vd/1000 है। तो अब इस रिलेशन को अगर वैलिड होना है, इसको आप ऐसे समझ सकते हो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के कम होने से जो नेगेटिव चार्ज है वो स्लोली मूव कर रहा है, उसकी रफ्तार कम हो गई है अपने एनोड की तरफ पहुंचने के लिए, ठीक है। तो अगर उसकी रफ्तार कम हो गई है तो इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नेगेटिव चार्जेस बढ़ गया है। कॉन्सेंट्रेशन कब कम होता कि ये फटाफट पहुंच जाते, लेकिन अगर आप ये स्लो मूव करें तो किसी भी टाइम पे अगर आप देखेंगे किसी टेस्ट वॉल्यूम में तो इनकी नेगेटिव चार्जेस की तादाद ज़्यादा होगी। ये धीरे धीरे चल रहे हैं, तो एक चीज़ जितने अमाउंट से घटी, जितने फैक्टर से घटी, उतने ही फैक्टर से नेगेटिव चार्ज की जो इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन है वो बढ़ गई। तभी ये जो रिलेशन है करंट का ये वैलिड होगा, तभी ये जो करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन है वैलिड होगा। अगर आप मैथमेटिकली भी इसको देखें तो अगर ये मैं कह रही हूँ ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, तो अगर इसको Vd/1000 कर दोगे, इस एक्सप्रेशन को चेंज करोगे तो आपको मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा इसको 1000 से। तो इसका सीधा सीधा मतलब आप ये निकाल सकते हो कि इस प्रोसेस में भी, इलेक्ट्रॉन अटैचमेंट में भी, अगर इलेक्ट्रॉन अनायन में कन्वर्ट हो रहा है तो उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम हो रही है, लेकिन वो जितने फैक्टर से रिड्यूस हो रही है उतने ही फैक्टर से जो इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन है नेगेटिव चार्ज का वो भी बढ़ रहा है। तो ये दोनों फैक्टर्स एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप इलेक्ट्रॉन अटैचमेंट की वजह से भी जो करंट प्रोड्यूस होगा उसको आप मान सकते हो कि वो इलेक्ट्रॉन्स के ही ड्रिफ्ट होने से हो रहा है। इलेक्ट्रॉन अटैचमेंट की वजह से जो अनायन मूव कर रहा है टुवर्ड्स द एनोड, उसको भी आप इक्विवेलेंट ले सकते हो किसके, कि इलेक्ट्रॉन ही मूव कर रहा है टुवर्ड्स द एनोड, तो करंट इससे चेंज नहीं होगा। तभी आपको ये जो आयन सैचुरेशन करंट है कांस्टेंट मिल रहा है। सो दैट इज़ ऑल अबाउट द आयनाइजेशन करंट ऑफ एन आयन चैम्बर।